सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मंगल के ऊपर। मंगल को आरंभ करने से पहले मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो थोड़ा मंगल का एक आख्यान जो आप लोग भी जानते हैं, हनुमान चालीसा में भी पढ़े होंगे कि सूर्य को जो है मंगल हनुमान जी निगलने चले गए। वास्तव में मंगल ग्रह जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन हनुमान जी को उनका रूप एक मान लिया गया है। तो इस वास्तव में हनुमान जी निगलने गए कि नहीं गए, फिर कहते हैं इंद्र ने वज्र से मार के उनको हनु पे प्रहार किया, इसी कारण हनुमान जी का ये टूटा मतलब चोट लगी हुई है। जो बालक थे तो सूर्य को ही निगलने चले गए थे। तो इससे पता चलता है कितने वो बलवान है, बलिष्ठ है हनुमान जी। लेकिन अगर हम इस कहानी के गूढ़ार्थ पर जाएं तो ज्योतिषीय अर्थ है इसके। मंगल का दो रूप है। मंगल के दो ग्रहों का स्वामी है, एक मेष का और एक वृश्चिक का। तो मेष का जो स्वामी है वो जो है बिल्कुल कोई भी उसको अगर आदेश मिलता है, वो सेनापति है। अगर राजा से उसे जो आदेश मिलता है उसको अच्छे से निभाता है। शक्ति है पर वो कंट्रोल वे में वो शक्ति है। और सारे ग्रह, सूर्य राजा है, सूर्य की बात सारे ग्रह मानते हैं। लेकिन एकमात्र राशि है वृश्चिक, जो सूर्य की अधीनता भी स्वीकार करने को स्वीकार नहीं है। वृश्चिक अपने ही, मोदी जी को देख लीजिए, अपने मोदी जी का वृश्चिक है अब राशि। वो किसी की मेष जो है उसके गुण अगर थोड़ा सा देखें, वो बेचारा सीधा साधा है। अगर कोई दोस्त आपके साथ लड़ने के लिए जाने वाला है तो मेष वाला है, चल के जाके एकदम गो एंड वॉर, भिड़ जाएगा, किसी से पूछेगा नहीं कि मामला क्या है, ऐसे दोस्ती निभाएगा ये। लेकिन वृश्चिक जो है ना, ये 8वीं नंबर राशि पड़ता है। 8वां स्थान गुप्त स्थान है, सीक्रेट है। उसके बाहर क्या चल रहा, भीतर क्या चल रहा, पकड़ में ही नहीं आएगा। तो वृश्चिक को कमांड करना बहुत मुश्किल है। वृश्चिक है, डंक मार के रहेगा बिल्कुल। तो वो सूर्य सहित सारे ग्रह एक और वृश्चिक अपने आप में एक अलग अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के अनुसार पद मिला तो ठीक है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में रहता है वो, क्योंकि वो सूर्य के साथ लेकर चलने की कैपेसिटी उसके भीतर नहीं। तो वृश्चिक एक अपने आप में कंफ्यूज चीज है जब वृश्चिक राशि पे बात करेंगे, क्योंकि वो मंगल अपने आप में अग्नि तत्व ग्रह है और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व है, और अग्नि जल दोनों ही पर्सनालिटी में आ जाएगी तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा मामला। तो वृश्चिक का वो है, थोड़े कनिंग होते हैं। तो मंगल का एक तो वृश्चिक वाला गुण है और एक जो मेष वाला गुण है, वो जो सेनापति का है। वो जो सूर्य का जो प्रभाव है वैसा मंगल में भी प्रभाव है, कमांडिंग नेचर है, बड़े पदों पे जाना चाहेंगे। तो ये जो है मंगल के गुण है। अब मंगल की जो राशि है मेष, वृश्चिक, मंगलवार जो मंगल प्रभावित चीज़ें होंगी, और जो नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है। तीनों ही मंगल के नक्षत्र हैं। लेकिन जरा समझिएगा कि मृगशिरा जो नक्षत्र है वो वृष राशि और मिथुन राशि में 2 चरण यहाँ पड़ता है, 2 चरण यहाँ पड़ता है। शुक्र और बुध वाले भी थोड़े उस पर प्रभाव रहेंगे। मृगशिरा का खोजी प्रवृत्ति है, एकदम खोजने की टेंडेंसी है। तो ऐसे मंगल में भी जो है वो अन्वेषण करने की लॉजिक, ऊहापो, हम लोग ज्योतिष का कारक बुध को मानते हैं, ज्ञान का कारक गुरु को मानते हैं। ज्योतिष के लिए भी गुरु बुध के कॉम्बिनेशन एक अच्छा ज्योतिषी तैयार करता है, शनि विश्लेषण देता है। लेकिन मंगल को कहीं मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम पराशर जी की बात करेंगे, पराशर जी ज्योतिषियों की जो क्वालिटी बताए हैं उसमें एक गुण है, ऊहापोह शब्द का प्रयोग करते हैं, लॉजिक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ऊहापोह जो खोजने की प्रवृत्ति है, नया बिल्कुल सर्च करने की जो प्रवृत्ति उनके भीतर है, वो मंगल देता है वो लॉजिक। कई ऐसे मैं ज्योतिषियों को देखता हूं कि किसी बात को पकड़ लिया है शास्त्र को और बिल्कुल हूबहू उसको चले जा रहे हैं और वो गलत दिशा में चले गए, गलत मीनिंग निकाले और जिंदगी भर उसी को निकाल के चलते रहें। हम गलत मीनिंग ना निकाले, उसके लिए जरूरी है मंगल जो लॉजिक देता है हमें, ऊहापो। इसलिए ज्योतिष के लिए भी मंगल की जरूरत है। मंगल मतलब केवल सेनापति ही नहीं हो गया कि केवल जा रहे हैं आर्मी में ही उसकी जॉब लगेगी, ऐसा नहीं। जहां भी होगा, अगर बिजनेसमैन भी होगा तो बुद्ध की तरह छोटे मोटे किसी भी बिजनेस में नहीं, बुद्ध छोटा ही बिजनेस कर लेगा, बड़ा भी। लेकिन मंगल जब करेगा तो मैसिव बड़ा बिजनेस करना चाहेगा, बड़ी सोच के साथ, बड़ा कोई अप्रोच लेके आएगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी का। मंगल के अपने गुण है, मंगल जो करेगा बड़े लेवल में करेगा। तो मृगशिरा के ये गुण हो गए, थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति, अन्वेषक, और मंगल को हम थोड़ा समझ पाए। दूसरा चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र जो है कन्या और तुला के बीच में पड़ता है। कन्या में उसके 2 चरण हैं और तुला में 2 चरण है। अब चित्रा से चित्रा नक्षत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट है। चित्रा वास्तव में चित्र से बना हुआ है। और चित्र क्या है? आज तो हम लोग कोई भी फोटो खींच ले रहे हैं। देखिए आराम से मैं वीडियो बना रहा हूं, कितनी फोटो आ जाएंगी इसकी स्क्रीनशॉट लेकर ही। इतनी फोटो की भरमार हो गई है कलयुग में। पहले सबकी तो हाथ से पेंटिंग होती थी, और कौन इतना पढ़ा है किसी के लिए चित्र बनाने जा रहा है।
तो चित्र किनके बनते थे? या तो जो राजा रानी हो या कुछ विशेष कोई घटना हो, नहीं तो जो सुंदर हो। सुंदर नाम ही है चित्र, चित्र जैसा जो है चित्रलेखा, कई जगह उदाहरण कालिदास से लेकर कई जगह उदाहरण है चित्रलेखा, चित्ररूपा, कि चित्र का संबंध ही सुंदरता से है, कि चित्र उन्हीं की बनेगी जो सुंदर होंगे। कुरूप का कौन चित्र बनाएगा? या फिर राजा हो, राजा अब कुरूप भी हो, राजा की पुत्री पुत्र कुरूप भी हो तो उनके चित्र बन जाएंगे। सामान्य लोगों के तो चित्र बनने से रह गए। तो चित्रा का सुंदरता से संबंध है। और ये चित्रा जो है ये कन्या में इसके 2 चरण है और 2 चरण तुला में, और ये दोनों कन्या तुला के प्रभाव वाले लोग, तुला वाले तो स्पेशल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये कन्या का जो कॉम्बिनेशन है, कन्या में भी चित्रा वाले जो हैं वो वाकई थोड़े से खूबसूरती उनके भीतर होगी। भारत में तो कन्या राशि वाले एवरेज हाइट के होते हैं, लेकिन बाहर में जो नीली नीली आंखों वाले 6 फीट जो हम लोग देखते हैं हीरो, वो सब कन्या के प्रभाव वाले सब वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर वैसे होते हैं नीली आंखें और लंबी हाइट देते हैं वो, तो कहीं ना कहीं चित्रा से उसके संबंध। तो और चित्रा दोनों जगह, कन्या में भी तुला में भी। और लंका कांड में एक प्रसंग है, लंका में है कि जाने से पहले भगवान राम जो है शिला पे बैठे हुए हैं और सारे यूथपति बैठे हुए, लक्ष्मण जी है नीचे, सारे बैठे हैं। और वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि चित्रा नक्षत्र के जो है चंद्रमा की तरफ भगवान राम जो है, सूर्य की तरफ भगवान राम जो है नजर आ रहे हैं। और जो रघुकुल भूषण जो है, तो वो चित्रा शब्द का वहाँ प्रयोग किया। कहीं ना कहीं वो खूबसूरती से बड़े सुंदर लग रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है कि रावण पर हमला करना है, उससे पहले की बिल्कुल रणनीति बन रही है, और चित्रा से वहाँ से संबंध जोड़ा। तो चित्रा का यहाँ खूबसूरती से भी संबंध है। चित्रा का जो है और गुण है वो नक्षत्रों पे कभी अगर डेप्थ में जा पाए, कभी अगर ऐसा मिल पाया कि लंबा समय ज्योतिष चला, तो फिर नक्षत्रों पे, इंडिविजुअल नक्षत्रों पे बात करेंगे तब समझेंगे। और तीसरा मंगल का ही नक्षत्र धनिष्ठा है, जो कि मकर में उसके 2 चरण पड़ते हैं और 2 चरण उसके जो कुंभ राशि में पड़ते हैं। ये नक्षत्र मेरे अनुभव में थोड़ा सा खतरनाक रहा है। ये खतरनाक नक्षत्र इस दृष्टि से वैवाहिक जीवन के लिए, केवल धनिष्ठा देखकर ही नहीं, लेकिन और भी अगर नेगेटिव कई चीज़ें हैं, अगर उसकी कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में, स्पेशली लड़की की कुंडली हो, अगर मांगलिक प्रभाव भी है, मंगल राहु अंगारक योग बने पड़े हैं, गुरु भी कहीं पति का कारक दूषित है और धनिष्ठा से संबंध जुड़ जा रहा है, तो मैंने वैवाहिक जीवन इन लोगों के सुख में नहीं देखा। अपनी इंदिरा गांधी जी के भी धनिष्ठा थे। धनिष्ठा थोड़े से ललाट जो है ना, एक टाइप का आप देखेंगे कि थोड़े यहाँ से करली, सीधे बाल भी होंगे तो हल्के करली, यहाँ इस जगह पे ललाट देख के थोड़ा अलग सा, मंगल का ललाट अलग से नजर आता है कि चित्रा ये जो है धनिष्ठा का जो प्रभाव वाला है। और भाई धनिष्ठा मैस्कुलिन जैसा उसका प्रभाव बना देगा। देखने में भले ही वो सुंदर हो, उससे मतलब नहीं, उसके जो भीतर ताकत होगी, साहस होगा। वैसे भले कितना सुंदर हो, विनम्र दिख रहा हो, लेकिन बोल्ड एक्शन ले सकता है, साहस ले सकता है। एक घर वाले कलकत्ता में कभी था 15-16 साल पहले, शादी की बात कर रहे थे, तो उस समय नया नया ज्योति सीख ही रहा, तो तुला लग्न की लड़की देखा तो मैं बड़ा सोचा कि सॉफ्ट लड़की है। और बाद में भैया ऐसा नाच नचाई कि भाग तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए। बाद में पता चला कि भैया तुला उला लग्न उग्न से कुछ नहीं होने वाला है। लग्न में उनका मंगल बैठा हुआ था, एक तो ऐसे ही मंगल जो बैठ गया वो प्रभाव, और दूसरा चंद्रमा जो है धनिष्ठा नक्षत्र में था। बाद में पता चला कि वो इतनी गुस्सेल, माँ बाप सब डरते थे और मैंने बाल बच गए हम, मतलब वहाँ शादी होने से बच गया। धनिष्ठा का प्रभाव है। और कितने भी कई फ्रेंड को भी देखे, वो बेचारी अच्छी भी हैं तो वैवाहिक जीवन किसी कारण से उनके डिस्टर्ब हो गए, हस्बैंड की वजह से या दूसरी वजह से। धनिष्ठा थोड़ा सा इन सुखों के लिए कुछ है धनिष्ठा का मामला कि, लेकिन केवल धनिष्ठा देखकर ये नहीं कि शादी से इनकार कर दिया, ऐसा नहीं, और भी चीज़ें देखकर ही हम डिसाइड करेंगे। बोल्ड डिसीजन ले सकती हैं, अपना इंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस, ये लड़कियाँ काफ़ी आगे जाती है। अपना, मैं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से केवल कह रहा था कि खराब है, दूसरी दृष्टि से धनिष्ठा वाले काफ़ी आगे जाते हैं। लेकिन वैवाहिक दृष्टि से मैंने धनिष्ठा को थोड़ा सा देखा है कि थोड़ा क्रूएल प्रभाव रखे हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो मकर और शनि के राशि में पड़ जाती है ना। अब शनि का वैसे ही द्वंद्व का रिश्ता है मंगल से, और कुंभ का जो इन दोनों, शनि अभावात्मक ग्रह भी है, इस कारण भी वजह रहती होगी थोड़ा सा इसका कष्टप्रद होने का। तो हमने मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा को भी समझा कि ये भी मंगल के नहीं, ये सब प्रभाव वाले जो लोग होंगे, अगर मंगल आपका सुखद है तो इनसे शुभ प्रभाव मिलेगा, अगर मंगल खराब है तो इन लोगों से कष्टकारक होगा। मंगल जो है शरीर में हमारे पट्ठा जो होता है, मसल्स जो होती है, हमारी मज्जा जो होती है हड्डियों के भीतर, उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। बायां कान के लिए भी देखते हैं, बाह्य सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, गर्भाशय है, अंडाशय है आपका, इन सब चीज़ों के लिए मंगल जो है, शिश्न ग्रंथियाँ हैं, इन सब के लिए मंगल रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। मंगल, अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में मंगल अगर सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन, तो सूर्य जो है ना मेडिकल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ वो स्पेशली आर्मी में डॉक्टर वगैरह या उस से रिलेटेड चीज़ों के लिए वो जा सकता है।
डिफेंस में अगर चंद्रमा का संबंध जल तत्व से बनता है तो नौसेना में जा सकता है। मंगल का प्रभाव जो है नौसेना में, चंद्रमा जलीय ग्रहों से अगर है, और अगर पृथ्वी तत्व से है तो थल सेना है, अग्नि तत्व तो ऐसे फाइट के लिए है ही वो, मंगल जो अगर उस जगह पर है। मंगल गुरु का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही, मंगल वैसे लॉजिकल है, गुरु जो है ज्ञान का भी है, लॉ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो है तर्कशास्त्री बना देता है। एडवोकेटिंग अच्छा करवाता है, वकील जरूरी नहीं कि वकील बने, वकील बनेगा तो अच्छा करेगा, लेकिन अगर किसी भी बातों को जो है ना अच्छे से रख सकता है, चाहे वो धर्म की बात हो, ज्योतिष की बात हो, तर्कशास्त्री, मेरा ही देखिए मंगल गुरु सब साथ में बैठे हैं, तो वो अपने धर्म का ही जो है स्पोक पर्सन बन के एडवोकेटिंग उसका अच्छे से, वकालत हम लोग कहते हैं ना कि उसका वकालत कर रहे हो क्या, गांव में गंवार लोग एक दूसरे से कहते हैं उसका बहुत वकालत कर रहे हो क्या, तो वकालत क्या, वो दूसरे का पक्ष लेके अच्छे से वो रख सकता है। और हाँ, अगर यही मंगल गुरु खराब प्रभाव में होगा तो लिटिगेशन दे देगा, फर्जी मुकदमे में फंसा देगा, केस में फंसा देगा आपको। तो मंगल गुरु के कॉम्बिनेशन ऐसे है। मंगल शनि जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए, मैनेजमेंट क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए, मंगल के एग्रेशन को शनि कंट्रोल कर देता है, इन सब के लिए तो वो बेटर है। लेकिन अगर खराब प्रभाव में है तो दोनों शत्रु हैं। मंगल को देखिए कि मंगल शनि के कॉम्बिनेशन जो है वो अगर स्पेशली मिथुन और बुध, वैसे किसी भी लग्न के लिए मंगल शनि के कॉम्बिनेशन अगर पापी प्रभाव में कोई एक नीच का है, छठे और आठवें संबंध बना दे तो क्रॉनिक डिजीज दे देते हैं, बीमारी दे देते हैं। मंगल घाव, चोट, इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और शरीर में भी जो है एक्सीडेंट वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए, बुखार, ज्वार, इन सब चीज़ों के लिए मंगल रेस्पॉन्सिबल है। खून खराबा, घाव लंबा एकदम नासूर बन जाए, मंगल इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और शनि आयु का कारक है, इन सब का नेक्सस जो है ये काफ़ी बीमारी वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। हाँ, मंगल का जो मित्र है वो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, ये इनके मित्र हैं। शत्रु जो है बुध है, और शुक्र शनि जो है वो उससे सम का रिश्ता है। अब बुध से शत्रुता क्यों होगी? जैसे सूर्य से अगर इसकी मूल त्रिकोण राशि अगर मेष है तो मंगल पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। मंगल, सूर्य जो है गुरु नवम भाग्य के घर का स्वामी, इस कारण ये सब मित्र हैं आपस में, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बुध से शत्रुता का संबंध क्यों है? क्योंकि बुध जो है, मेष इनका जो लग्न है, एक नंबर जो मेष लग्न है, उससे छठा घर, बीमारी का घर, लड़ाई झगड़ा विवाद के घर का स्वामी है, इस कारण बुध से शत्रुता है। और वृश्चिक जो इनका लग्न होता है, बुध जो है यहां से भी 8वें घर का स्वामी हो जाता है और 11वें का, ठीक है, तो इससे भी बुध जो है ना वो खराब घर का स्वामी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या बुध भी मंगल को शत्रु मानता है, जब बुध समझेंगे बुध मंगल को सम मानता है, बुध शत्रु नहीं मानता है। जबकि अगर हम बुध की राशि से भी देखें तो भैया इस राशि के लिए बुध उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि बुध की राशि के लिए मंगल शनि दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। बुध की राशि मिथुन के लिए भी वो छठे घर के स्वामी हो जाते हैं। 3 नंबर से अगर काउंट करते हैं तो छठा घर है वृश्चिक, मंगल की राशि, और ये इसको लग्न मानते हैं, कन्या पहला घर मानते हैं बुध की राशि के लिए, तो इससे जो है 8वें घर में 1 नंबर पड़ता है। वहां से भी सेम कंडीशन, जो चीज मंगल के लिए बुध था वही बुध के लिए मंगल भी तो है। लेकिन बेचारा बुध जो है राजकुमार है, बच्चा है, वो किससे लड़ाई करने जाए? एक राजा और रंक के बीच में जब मित्रता होती है तो मित्रता आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, इसका फैसला राजा करता है, रंक नहीं। तो अब सेनापति है भाई मंगल, अब बुध बेचारा क्या करे, उनके सामने क्या हैसियत है? तो बुध बेचारा उनको शत्रु नहीं मानता, लेकिन ये शत्रु मानते हैं उसे। नहीं, अगर कायदे से देखें तो बुध की दोनों ही राशि, चाहे मिथुन हो या कन्या, इनमें क्या होता है कि शनि, जैसे कि अगर मिथुन राशि है तो उसमें छठे घर का स्वामी जो है मिथुन राशि में मंगल हो जाता है, शत्रु, बीमारी, चोट के लिए। और आयु के घर अष्टम भाव का स्वामी शनि हो जाता है। और कोई इसमें नीच हो जाए, नेक्सस इन लोग का हो जाए तो क्रॉनिक डिजीज दे देता है। और सेम बुध के लगन के लिए कन्या के लिए स्थिति है। कन्या के लिए छठे घर बीमारियों के घर का स्वामी शनि हो जाता है, और अष्टम भाव आयु के घर का स्वामी जो है मंगल हो जाता है। और इसमें कोई नीच का हो और आपस में नेक्सस बना रखा हो मंगल शनि, तो भैया बिल्कुल क्रॉनिक डिजीज दिक्कत हो जाती है। मैंने कई हमारे जो मित्र तो मिथुन के प्रभाव वाले अष्टम भाव में ही सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, भी कोरोना में सबसे ज़्यादा सफ़र किए मेरे जो जान पहचान मित्र थे, वो बुध से कहीं प्रभावित वाले जो लग्न थे ना, मिथुन वालों को मैंने बड़ा कष्ट में देखा अपने मित्रों में। अब मेष लगन के लिए जो है, मेष लगन को छोड़िए, मंगल जो है, पहले मंगल को समझ, मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। मेष उसकी मूल त्रिकोण राशि है, मेन राशि है, और अब वृश्चिक जो है 8 नंबर राशि, वो उसकी स्व राशि है। 1 नंबर राशि मूल त्रिकोण मेन राशि, और 8 नंबर राशि उसकी स्व राशि है। अब ये नीच का होता है कर्क राशि में और उच्च का होता है जो है मकर राशि में। कर्क राशि चंद्रमा का, हमने कहा कि चंद्रमा जो इसका मित्र है, ये आश्चर्य की बात,
एक मंगल ही है जो, वैसे तो बुध भी मित्र की राशि कन्या में नीच का होता है, लेकिन प्लैनेट्स या तो मित्र के घर में उच्च के होते हैं या कोई शुभ ग्रह के घर में अगर होते हैं तो उच्च के होते हैं। जैसे कि शुक्र जो है नीच का तो बुध के घर में होता है, लेकिन उच्च जो है मीन राशि में होता है, गुरु की राशि में होता है। लेकिन मंगल जो है मित्र के घर में नीच का होता है और शत्रु के घर में उच्च का हो रहा है, शत्रु के घर में उच्च का, मकर राशि शत्रु के घर में उच्च का। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। ये मंगल जो है अग्नि तत्व राशि है और ये चंद्रमा जल तत्व राशि में जब वो आ जाता है तो वहाँ बुझ जाता है। और मैं अगर थोड़ा शास्त्रीय बात करूँ, आप लोग को माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि कर्क राशि ना, भगवान में बता रहा था चंद्रमा के समय कि भगवान राम का भी उसी में जन्म हुआ है, भरत जी का भी और लक्ष्मण जी का भी। अब हनुमान जी अब जब भगवान के घर में होंगे तो बेचारे वो तो शिथिल ही पड़े होंगे, बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन कपि उठे न भावा, चरण में गिर जाते तो उठने का नाम नहीं लेते। तो कपि का वो पावर वाली रूप थोड़ी मंगल को हम जिसको जानते हैं। और मंगल शत्रु के घर में उच्च का इसलिए होता है क्योंकि मंगल एक क्षत्रिय प्लैनेट है, युद्ध का, विध्वंस का ग्रह है। और ये अगर ये अपनी पत्नी के साथ जब होगा रमण कक्ष में, जब संतान को गोद में लिए होगा, जब अपने माता पिता के चरणों में जब होगा, उस समय असली फॉर्म में थोड़ी होगा। मंगल तो असली फॉर्म में तब होगा जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हो। वो यही वजह है कि मंगल जो है मकर शनि की राशि में जो है उच्च का होता है। मकर शनि शत्रुओं के बीच में जब घिरा होगा तो मंगल असली फॉर्म में आ जाएगा। और हनुमान जी का भी वैसे जो है, हनुमान जी का भी मंगल उच्च का ही है। तो वो जो है मकर राशि में वो इस कारण वो उच्च का होता है। हाँ, अब मैं बात करता जो मंगल अगर मेष राशि है, किसी का मेष लगन है और मंगल अगर नीच का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि लग्न का भी स्वामी है मंगल और वो अष्टम भाव का भी स्वामी, आयु के भी घर का डबल। और अगर चौथे घर में नीच का हो जाए और चौथे घर में वो दिक्बल में मंगल, 10वें घर में दिग्बल मंगल को प्राप्त होता है। बल दिशाओं में किस दिशा में मंगल बली होते हैं ये भी काउंट करते हैं ज्योतिष में। तो मंगल जो है वो चौथे घर में दिग्बल से भी कमजोर हो जाता है, ऊपर से नीच का हो जाता है। तो ये आयु के लिए अच्छा नहीं है। और कम से कम आयु, फाइनेंस, किसी चीज़ के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं है। बड़ा शुभ प्रभाव यहाँ पर चाहिए। कहीं अगर अशुभ प्रभाव भी ना आ रहा हो तो आयु के लिए, आयु मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति के प्राण ही चले जाएंगे। जीवनी शक्ति अगर कमजोर हो गई ना तो फाइनेंशियली भी, दूसरों को प्रभावित करने में भी, वो लाइफ में सक्सेस होने में बहुत उसको दिक्कत हो जाती है। तो मंगल मेष लगन का अगर मंगल नीच का हो जाए तो बड़ा ही स्ट्रगलिंग, जैसे मैं कह रहा था सूर्य अगर नीच का हो जाए दिक्कत, तो मेष वालों के लिए अगर मंगल नीच का हो जाए तो ये दिक्कत। भले ही लग्न में मंगल अगर नीच का बैठा हो, कर्क लगन हो, तो उनको उतना दिक्कत नहीं देखी गई है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है पर्सनालिटी में, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए वो योग कारक मंगल होकर लग्न में बैठ के बहुत खराब प्रभाव नहीं देता। और यहाँ दिग्बल में भी कमजोर हो जाता है, लग्न और अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है। इस कारण मंगल मेष वालों के लिए ये बड़ी ही दिक्कत वाली स्थिति होती है इस जगह पर अगर उनका चला आया तो। अब नक्षत्र बता दी कि कौन से नक्षत्र वाले जो हैं अगर वो सुप्रभाव में होंगे तो हमारे लिए अच्छे होंगे। धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा, 2 राशियां मंगल की, मेष और वृश्चिक राशि जो है वो इनकी राशि है। और जो हाँ, ये वैसे तो मैं चंद्रमा के समय समझाया था, सूर्य के समय, कि भाई चंद्रमा जो है वो ग्रह ज्योतिषीय दृष्टि से वैसे तो वो उपग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। लेकिन हम प्रेक्षक की दृष्टि से ग्रहों की अगर हम बात करें कि प्रेक्षक माने हमारी दृष्टि से जो हम पे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, अगर हम इस दृष्टि से ग्रहों को देखते हैं तो ये सारे प्लैनेट को हम ग्रह मान के चलते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, बुध, शुक्र भ्रमण करते हुए कई बार आ जाते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी कभी आते रहते हैं। और मंगल, गुरु, शनि और दूर के जो भी यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो जिसको मानना है माने, तो वो जो बाह्य ग्रह हैं, जो दूर है, जो इस बीच में नहीं आते, इस कक्षा के बीच में नहीं आते, पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आते हैं। तो जो बाह्य ग्रह हैं उनको अतिरिक्त दृष्टियां मिली हुई हैं। जो यहाँ के जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य वगैरह सारे अपने से 7वें घर को देखते हैं। अगर यहाँ लग्न में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र बैठेगा तो 7वें घर को देखेगा, यहाँ बैठेगा तो इस घर को देखेगा, यहाँ बैठेगा 11 में तो 5 नंबर को देखेगा, ठीक सामने वाले घर को देखता है। लेकिन मंगल, गुरु और शनि को स्पेशल 2-2 दृष्टियां मिली हुई हैं। अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो वो सामने वाले घर 7वें घर को तो देखेगा ही, लेकिन वो अपने से 4थे और 8वें घर को भी मंगल देखता है।
ऐसे ही शनि अपने से तीसरे और सातवें को तो देखेगा, अपने से तीसरे और 10वें घर को भी देखता है, और बृहस्पति सामने 7वें वाले घर को देखेगा, स्वयं से 5वें और 9वें घर को भी देखेगा। तो मंगल स्वयं से चौथे घर को भी देखता है और 8वें घर को भी मंगल देखता है, 7वें के अतिरिक्त कुंडली विवेचन के समय इसको ध्यान रखना होता है। तो अब चौथा और 8वें दोनों को तो देखता है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें कि कौन सी दृष्टि जो है उसकी शुभ है और कौन सी अशुभ है। मंगल की चौथी दृष्टि प्रोटेक्टिव होती है, जैसे कि अगर मंगल 11वें घर में बैठा है और दूसरे घर को देख रहा है तो व्यक्ति गुस्सैल होगा, फैमिली के लोगों के ऊपर गुस्सा करेगा, दूसरा वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, मान लीजिए गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना चाह रहा है। दूसरे घर में मंगल बैठा है तो 5वें घर को अगर देख रहा है तो संतान पर गुस्सा तो कर रहा है, लेकिन उनके भले के लिए उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है तो वो डिस्ट्रक्टिव है। 8वां तो विध्वंसात्मक है, 8वां स्वयं से 8वां दृष्टि 8वीं जगह से जिस घर को देख रहा होगा उसको डैमेज कर रहा होगा। और वैसे भी जो ये युद्ध का प्लैनेट है, मंगल शनि जब आमने सामने हो, साथ में हो, विशेष जगह से वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो, तो जितने भूकंप, ज्वालामुखी और ये जो आंदोलन जो देख रहे हैं, मंगल जो है ये आंदोलन वगैरह जो है ना, विध्वंस, ये सब इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन। और गुरु अगर इन्वॉल्व हो, गुरु साथ में बैठा हो, शनि के गुरु सामने हो, तो जो है इन सब की वजह से भी बड़े गुरु के कॉम्बिनेशन से बड़े बड़े होते हैं। गुरु ना भी हो तो शनि मंगल की वजह से ही हमेशा जब भी कुछ आता है ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और इन सब चीज़ों में मंगल शनि की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। युद्ध हो, आंदोलन हो, मंगल भाई का कारक भी है, तीसरा घर भी अगर पीड़ित हो, मंगल भी पीड़ित हो, छोटा भाई स्पेशली, बड़े भाई के लिए गुरु कारक है, छोटे भाई के लिए मंगल कारक है। और मंगल जो है वो भू संपत्ति जो है, जमीन, चौथा घर से संपत्ति देखते हैं ना, भू संपत्ति जो हमारे पास है, संपत्ति मतलब केवल लैंड ही नहीं, उस लैंड पर कोई भी प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे लगा रखा है, कुछ भी अगर इनकम आपको आती है तो इन सब के लिए मंगल रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, जमीन के भीतर जो है खादान, उसके लिए शनि रेस्पॉन्सिबल है। वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, भीतर की जो गैस हो, जो कुछ भी जमीन के नीचे, वो उसके लिए वो, लेकिन जमीन और उसके ऊपर बनी हुई इमारत है, दुकान है, ऑफिस है जो आप भाड़ा में लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके लिए मंगल रेस्पॉन्सिबल है। ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है अगर मंगल की कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छी होती है तो, ठीक है। और मंगल गुरु तो मैंने लिटिकेशन, हाँ, मंगल शुक्र का अगर प्रभाव, तो शुक्र भी मंगल को बहुत हद तक काउंटर करता है। ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी, अगर उसको अच्छा क्रिएटिव करने के लिए जो एग्रेशन है उसको शुक्र जो है वो रोकने की कोशिश करता है। शुक्र मंगल के प्रभाव से अच्छा खाने पीने से रिलेटेड भी बिजनेस कर सकता है, शुक्र खान पान वगैरह भी है। लेकिन अगर मंगल शुक्र पीड़ित प्रभाव में हो, राहु के साथ भी हो, शुक्र मान लीजिए नीच का है, मंगल राहु बैठे हैं, कुंडली में 7वां 8वें घर में बैठे हैं, तो ये स्थिति, मंगल एक मेल प्लैनेट है, शुक्र फीमेल है और राहु एक मलेच्छ ग्रह है, इनका कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है मैरिज लाइफ के लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है। स्पेशली मान लीजिए मीन लगन है और 7वें घर में नीच का शुक्र है, मंगल बैठ गया है, राहु बैठ गया है या 8वें में बैठ गया है, तो वो क्या है कि मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एक तो मल्टीपल रिलेशन आपके डेवलप कर देता है और जो है व्यक्ति का चरित्र भी संदिग्ध होता है। लेकिन केवल एक चीज़ देख के ये नहीं मान सकते, मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस की भी ये निशानी है। हो सकता है कि बिल्कुल उसका चरित्र खराब ना हो, लेकिन उसका मैरिज डिस्टर्ब हो, एक टूट के दूसरा हो जाए। मल्टीपल जरूरी नहीं कि चरित्र पतन हो तो ही मल्टीपल हो, बेचारा वो हो सकता है किसी के प्रति लॉयल हो, शादी किया और टॉर्चर खा रहा तो बाद में रिश्ता तोड़ के दूसरी शादी की नौबत आ गई, मतलब उस सुख में जो है ना बाधा उत्पन्न कर देता। अगर पापी प्रभाव में हो कोई प्लैनेट, अगर साथ में अगर हैं विशेष दृष्टि से, अगर दूसरी अगर खराब दृष्टि, जैसे सूर्य मंगल, सूर्य वाले दिन भी बता रहा था कि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा, आत्मबल, लेकिन यही मंगल केतु के साथ भी आ जाए, राहु के साथ भी सूर्य, तो ये जो है ये बहुत अहंकारी बना देगा, बहुत घमंडी बना देता है ये जो कॉम्बिनेशन है। तो शुभ प्रभाव हो ये ज़्यादा बेटर है, अशुभ होते ही चीज़ें जो है विकृत हो जाती हैं। चंद्रमा मंगल के कॉम्बिनेशन से जो है नेवी जो है, आर्मी में भी नेवी वाला जो है, जल से रिलेटेड चीज़ जो है, उन सब जगह वो सफलता मंगल, इन सब जगह पर वो मंगल जो है सफलता दे सकता है। चंद्रमा मंगल का जो मंगल जो है वो शल्य चिकित्सा वगैरह भी है। अगर चंद्रमा मंगल जो है भीतर जल विकार, शरीर से रिलेटेड रक्तस्राव से संबंधित चीज़ों के लिए डैमेज कर सकता है, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है। तो शुभ कंडीशन में है तो नेवी ऑफिसर बड़े बड़े बना सकता है आपको, डिफेंस के भीतर आपको उस जगह पे ले जा सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग को थोड़ा सा मंगल को समझने की कोशिश की है। वैसे तो जिंदगी में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, हमारे कपड़े, किताब, हर चीज़ जो है कोई ना कोई ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करता है, और हम लोग कितना भी बात करते रह जाएं इसका अंत ही नहीं।
अब देखिए मंगल जो है लॉजिक, पंचम भाव पर अगर मंगल का प्रभाव हो, संतान का घर है, पापी प्रभाव हो तो संतान को डैमेज वगैरह कर सकता है, लेकिन पंचम भाव विद्या के लिए अगर शनि की दृष्टि आ रही तो रुक रुक के पढ़ाई देगी, लेकिन मंगल कभी डिस्टर्ब नहीं करता विद्या के लिए। क्यों? क्योंकि लॉजिकल प्लैनेट है, लॉजिक देता है, सोचने समझने की जो, ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है उसकी वृद्धि कर देता है पंचम पे अगर मंगल की दृष्टि आती है तो। और पंचम से बुध केतु ये सब का संबंध तो ज्योतिषी भी व्यक्ति को बनाता है। तो मंगल को बड़ा ही इग्नोर करके ज्योतिष में रखा गया, जैसे कि ज्योतिष के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन नहीं, मंगल चाहिए लॉजिकल के लिए। कहीं हम दकियानुसी चीज़ों सूत्रों को पकड़ के और उसी को सही तो नहीं मान रहे हैं। एक हमारे मित्र है, एक बार गुरु जी के सामने बता रहे थे कि ये ग्रह जो है असर जो हम पर दे रहा है, ऐसा ऐसा असर देता है, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं देता है। अब उनकी कुंडली में थे कुछ वैसे राजयोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं, और चूंकि ब्राह्मण थे तो उन्होंने मान लिया कि ये जो ग्रह राजयोग जो है ना ब्राह्मणों को विपन्न बना के ही रखेगा, इनको नहीं देगा। ऐसा नहीं है, ग्रह ब्राह्मण क्षत्रिय के बेस पे नहीं करते। देश काल पात्र आपकी वैसी स्थिति नहीं होगी, देश काल पात्र के अनुसार। ये खुद से मीनिंग निकालने के लिए किसने कहा? ये खुद से मीनिंग निकाल लेना, गलत लॉजिक पे चला जाना, ये गलत है। शास्त्रों को ठीक से ना समझ पाना। मंगल बिल्कुल सही लॉजिक लगाएगा, तभी आप ज्योतिष सीख पाएंगे। हो सकता है कि आपने कंक्लूजन निकाला और वो गलत हो, और आप उसी को मान के चल रहे हैं, उसी पर आपने किताब भी लिख दिया। कई ऐसी किताबें हैं कि उसको जो मन में आया लिख दिया कि भाई मैं ऐसे 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 कि आपकी लग्न इस डिग्री पे, चंद्रमा इस डिग्री पे रहता है तो इस साल में शादी होती है, और आप अप्लाई कर करके आप परेशान हैं कि अरे तो हो ही नहीं रहा है ऐसा। और वो जो है वो किताब लिखे हुए, किताबें बिक रही हैं। तो लॉजिक जाए, सही दिशा में जाए। इसीलिए पराशर जी ने कहा उहापोह, ये शब्द लॉजिक कि बिल्कुल लगाए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके लिए भी मंगल की जरूरत है। सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन में एक विशेष अनुपात में ही हम लोग अलग अलग एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर मंगल के बाद दूसरे किसी ग्रह पे बात करेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।